नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 13 वर्षीय मासूम की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मां ने ही की थी, प्रेमी के उकसाने पर घोटा था गला। राजस्व महाअभियान 2.0 की हुई शुरुआत। लापरवाही पर कई अधिकारियों और पटवारियों के ऊपर की गई सख्त कार्रवाई। पटवारी संघ ने एक बार फिर शासन प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। राजस्व अभियान 2.0 का बहिष्कार करने की दी धमकी। और युवा क्रांति का आगाज। यूथ कांग्रेस करेगी 22 जुलाई को पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पनवार थाना अंतर्गत नष्टी गांव में 13 वर्षीय मासूम की अंधी हत्या का 72 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। 15 जुलाई की शाम 7 बजे के आसपास पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि 13 वर्षीय आदित्य गुप्ता की लाश घर के ही बगल में निर्माणाधीन मकान में पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल एसएफएल टीम गठित की और डॉग स्क्वाड को तलब कर कार्रवाई प्रारंभ की गई। बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा गला घोंटकर हत्या करना बताया गया। इसके बाद पनवार थाने में अपराध क्रमांक 109/24 धारा 103(1) 238 भारतीय न्याय दंड संहिता 2023 के तहत आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में एक टीम की गठन की गई, जिसने पूरी जांच शुरू की। घटना की परिस्थितियों को देखते हुए साक्ष्य एकत्र किए गए और मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आदित्य गुप्ता की मां का संबंध किसी अन्य युवक से है। वहीं रीना गुप्ता द्वारा बार बार बयान को बदल कर दिया जा रहा था। इसके बारे में मुखबिर ने जाहिर अली उर्फ मुन्ना के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद मुन्ना को बुलाकर घंटों पूछताछ की गई। बयान में काफ़ी विरोधाभासी स्वर दिखाई दिए। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो मामला सामने आया वो चौंका देने वाला था। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग का था। जाहिर अली उर्फ मुन्ना निवासी वार्ड क्रमांक 2 सिमरिया का प्रेम प्रसंग पिछले 14 से 15 साल से मृतक की मां रीना गुप्ता के साथ चल रहा था, जिसका वो अक्सर विरोध भी करता था। घटना के एक दिन पहले आरोपी रीना गुप्ता सतना अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, जिस पर उसके बेटे ने डांट फटकार लगाई और काफ़ी कहासुनी भी हुई। इसके बाद रीना ने ये सारी बात अपने प्रेमी जहीर को बताई तो जहीर ने उसे हत्या करने के लिए उकसाया। घर जाकर रीना ने 15 तारीख को अपने ही मासूम बेटे आदित्य की गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक का पिता राम बाबू घर से दूर रहकर मजदूरी का काम करता था। इन अवैध संबंधों के बारे में पूरे गांव को भी पता था। घटना के दिन भी पुलिस को पहले से ही अंदेशा था कि किसी सगे संबंधी का ही हत्या में हाथ है, जिसकी पुष्टि गांव वालों ने भी की थी। फिलहाल घटना की जानकारी देते हुए पत्रकार वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी विवेक लाल ने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। उसके बाद एसपी साहब और सारे सीनियर अफसर मौके पे पहुंचे और एक टीम का गठन किया वहीं तत्काल। वो टीम ने अच्छे से काम किया और इस हत्या गला दबाने से पाने पर अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी मृतक बच्चे की मां निकली और उसका एक सहयोगी, जो उसका तथाकथित प्रेमी बोलेंगे, जिसको अवैध संबंध थे, वो दोनों उसकी संलिप्तता भी पाई गई। इस तरह से इन लोगों ने बड़े गहनता से जांच की और इस हत्या का खुलासा किया। बच्चे की हत्या की वजह क्या थी? वो इनके इलिसिट रिलेशन में बीच में आता था, रोक टोक करता था। मायका इसका सिमरिया के पास बत्तियां ऐसे करके सिमरिया के नहीं, हत्या कहीं दूसरी जगह हुई थी, उसको उठा के इम्प्लांट किया गया। पति कहाँ था इसका? पति इसका वहां से दूर रह करके मजदूरी करता है। उसको मालूम था क्या संबंध? हाँ, सबको मालूम। हथियार सर क्या बराबर है? हथियार का उपयोग नहीं हुआ। तो एक जो गमछा जो था उससे उसका गला दरिकता था। कब से प्रेम चल रहा था सर? ये विगत 14-15 साल से प्रेमी का मतलब घर में आना जाना रहा? आना जाना रहता था। महिला का पति क्या करता है?
वो भी मजदूरी करता है। राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के दौरान लापरवाही बरतने पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को नोटिस थमाए गए हैं, वहीं कई को हटाया भी गया है। राजस्व मामलों को निपटाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। आदेश का सख्ती से पालन हो, इसके लिए रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल निरंतर अधिकारियों की बैठक लेने के साथ साथ क्षेत्र का भ्रमण भी कर रही हैं। राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत में ही कलेक्टर रीवा ने लापरवाहों पर बड़ा एक्शन लिया है। अभियान के शुरुआती दौर में ही कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 4 तहसीलदारों, 3 नायब तहसीलदारों को नोटिस थमा दिया। वहीं त्योंथर तहसीलदार को हटाकर भू अभिलेख में संलग्न कर दिया है। अभियान की शुरुआत होने के बाद यहां तहसीलदारों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। वहीं रीवा जिले के त्योंथर के 13 पटवारी, मनगमा व रायपुर करचुलियान के 16 पटवारियों को नोटिस थमा दिया गया। रीवा जिले के त्योंथर, जबा, मनगमा, रायपुर, करचुलियान की काम प्रगति में राजस्व निराकरण में रीवा जिला प्रदेश में निचले स्थान पर है। जनसुनवाई के दौरान 100 में से 70 मामले राजस्व संबंधित ही पाए जाते हैं, लेकिन इनका निराकरण नहीं होता, जिसे देखकर अब इस अभियान की शुरुआत की गई है। 45 दिन तक चलने वाले इस महाअभियान में राजस्व मामलों के 100% निराकरण का लक्ष्य बनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी जगह शिविर भी लगाए जाएंगे। जो कोर्ट के केसेस हैं उनका निराकरण टाइम लिमिट में हो, चाहे वो नामांतरण के केसेस हैं या बंटवारे के हैं, सीमांकन के केसेस हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है और उसमें भी कई सारे हितग्राही अपने यहाँ रीवा जिले में लगभग 8 से 9 हजार अभी भी ऐसे हैं जिनका KYC जिन्होंने नहीं कराया है या फिर अपना NPCI से लिंकेज नहीं कराया बैंक से, इस कारण से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने आउटरीच करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सभी लोगों का एक बार अगर अकाउंट का KYC हो जाएगा तो उनको जो किसान सम्मान की निधि की राशि मिलती है वो लगातार मिलती रहेगी। इसके अलावा इसमें एक समग्र KYC होना है भू अभिलेखों का, जितने भी अपने यहाँ खाते धारक हैं वो भी इस अभियान का हिस्सा रहेगा। स्वामित्व योजना का अंतिम क्रियान्वयन इस योजना का हिस्सा रहेगा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत हम लोगों को जितने भी लोगों को पट्टे देने हैं उन सभी लोगों को पट्टे इस योजना की समाप्ति तक ऐसे सभी केसेस का निराकरण हो जाए। तो कुल मिलाकर के राजस्व अभियान के जो भी ऐसे बिंदु हैं जो डायरेक्ट जिनसे लोगों को डेली बेसिस पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है या कोई दिक्कत होती है या फिर जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे सभी बिंदुओं का हम लोग इस समय सीमा में निराकरण करें। इसी संबंध में हम लोगों ने सभी तहसीलों की ये उचित समझा कि पटवारियों तक सभी को प्रशिक्षण भी एक तरीके से हो जाएगा और एक रिव्यू भी हो जाता है जिसमें सभी को ये बता दिया जाए कि आने वाले 45 दिन में उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। और ये इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता का एक अभियान है और इसमें अगर कोई भी लावाली करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। कुल मिलाकर के रेवेन्यू से संबंधित कोई भी दिक्कत लोगों को फील्ड पर ना आए, इसका प्रयास इस अभियान के माध्यम से किया जाएगा। अपने यहाँ ये देखने में आया है कि जो नक्शा तरमीम के केसेस हैं जिनको लेकर के भूस्वामियों के बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं, उनकी पेंडेंसी बहुत अधिक थी। तो ऐसे बॉटम के हल्के चिन्हित किए गए जिनके यहाँ ये पेंडेंसी बहुत अधिक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मौकों पर जैसे जो जितने अंश पे काबिज है वो चीजें नक्शे में भी दिखनी चाहिए ताकि सभी को ये क्लैरिटी रहे और इसमें विवाद की कोई संभावना ना रहे। इसी को देखते हुए ऐसे बॉटम 10 पटवारियों की सभी तहसीलों में सैलरी 7 दिन की काटी गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने तहसील में कोर्ट्स का भी निरीक्षण किया है कि किस तरीके से हमारे राजस्व के जो न्यायालय हैं वो काम करें, इस पर भी ध्यान देने के लिए। तो कोर्ट के निरीक्षण के दौरान भी त्योंथर तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण में यह पाया गया कि कोर्ट्स की प्रोसीडिंग ठीक नहीं थी, अनावश्यक डिलेज थे और देखने से ये पता चल रहा था कि बहुत ही लापरवाही से कोर्ट लिए जा रहे हैं, उनमें डेट्स नहीं डिसाइड की जा रही हैं, डेट्स हो रही हैं, सारे चीजें पूरी हैं लेकिन फिर भी आदेश नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने संबंधित तहसीलदार को हटाकर उनकी डी भी इंस्टीट्यूट की है, उनकी जांच भी की जाएगी। तो इस प्रकार से राजस्व न्यायालय भली प्रकार से काम करें और जो राजस्व का अमला है फील्ड लेवल का वो तत्परता से लोगों की समस्याएं सुने, उनका निराकरण करे, ऐसी इस अभियान की मंशा है। राजस्व महाअभियान 2.0 के शुरू होने के पहले ही जिले भर के राजस्व अधिकारी तहसीलदारों ने पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को 2 दिन में वापस
लेने के लिए आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। 18 जुलाई को जिले के विभिन्न तहसीलों जैसे जवा, त्योंथर, मनगवा, रायपुर, करचुलियान सहित अन्य जगहों पर अधिकारियों एवं पटवारियों की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान काम में लापरवाही पाए जाने पर कई अधिकारियों और पटवारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई, जिस पर आक्रोश जताते हुए पटवारी संघ ने आज कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा और कहा कि 2 दिन के भीतर सभी आदेश निरस्त कर दिए जाएं। वेतन राजसात करने का आदेश वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो 22 जुलाई से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो राजस्व अभियान 2.0 का सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। पटवारियों का कहना है कि एक पटवारी के पास 2 से अधिक हलकों के काम का भार होता है, ऐसे में जल्दी काम नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि पटवारी को बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं किया जाता। तहसीलदार के आदेश को भी वो धता बता देते हैं। कई पटवारी तो ऐसे हैं कि महीनों अपने हलके में दिखाई ही नहीं देते। अब इसे प्रशासन की तानाशाही कहें या पटवारियों की तानाशाही के चलते कार्रवाई न होने पर जनता प्रशासन से शिकायत करती है और कार्रवाई होने पर पटवारी प्रशासन को धमकियां देते हैं। हालांकि कुछ ईमानदारी से भी काम करते हैं, ये तो आपको पता ही है। भूपेंद्र सिंह बाघेल। किस समस्याओं को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? ये राजस्व अभियान जो चलाया जा रहा है उसके संबंध में जो समस्याएं आएंगी शासन स्तर पर और मौके पर व्यवहारिक स्तर पर, उन सब के बारे में बताना और साथ में जो हमारी मांगें पुरानी हैं उन मांगों के बारे में चर्चा करनी है। कितनी सूत्री मांगे हैं आप लोग को? सूत्री मांगे नहीं है, 5 समस्याएं हैं और 7 मांगे हैं। बिना शासकीय प्रक्रिया के 25 लाख रुपए के हेरफेर की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को क्रिएटर पद से अलग कर दिया गया। मामला विकासखंड जवा का है। मामले को लेकर पीड़ित अनुसुईया प्रसाद ने बताया कि पूर्व विकासखंड अधिकारी जवा हीरामणि त्रिपाठी द्वारा 2023-24 में कार्यालयीन मद में आवंटित राशि लगभग 25 लाख रुपए बिना शासकीय प्रक्रिया जैसे क्रय समिति की बैठक अनुमोदन के बिना निकालकर अपने निजी उपयोग में खर्च कर दी गई, जिसकी शिकायत करने पर मुझे क्रिएटर पद से पृथक कर दिया गया तथा जिला कार्यालय द्वारा गठित टीम से जांच में मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि कार्यालय की कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई तथा क्रय समिति का गठन भी नहीं किया गया और न ही क्रय समिति का अनुमोदन किया गया। श्री त्रिपाठी काफ़ी सरहंग व्यक्ति हैं, मुझे परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। किसी न किसी को हर रोज़ ऑफिस में मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए भेजते हैं। घर से आने जाने में रास्ते में भी तरह तरह के अनजान लोगों द्वारा डराया धमकाया जाता है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पीड़ित से ही। हैं इसी बावजूद वो मेरे को क्रिएटर पद से हटाए और बीच में हमको हटाने के बाद वो धमकी देने लगे कि अगर तुम किसी प्रकार का अगर उलझन बनाओगे तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तुम्हें जो करना होगा वो कर लेना, सब कुछ हमारा है, आपका कुछ नहीं है। आगे मैं जब कहता हूँ तो मुझे धमकी देते हैं, गाली देते हैं कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। मैं बीओ के पद पर रहा हूँ। पुनः 10 दिन के अंदर मैं बीओ बन के आता हूँ। उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। सस्पेंड भी किया गया था वो उन्हें, और जो न कि उन्हें बहाल कर दिया। बहाल करने के बाद उच्च पद का प्रभार दे दिया गया। बहाल करने के बाद अभी किस पद पर हैं वो? अभी वो उच्च पद के प्रभार पर प्राचार्य शीतलहा बने हुए हैं। हाँ, निमित्त वो ले जा कर के शीतलहा में रख के बोलते हैं कि सामग्री रखी है। तो ये 26/6/2024 तक सामग्री नहीं थी। इसके बाद अब सामग्री कहाँ से आई? सामग्री कब रखवाए हैं वो? अभी वो रखवाए हैं अभी 17/7/2024 को। अभी वो हमारे यहाँ ले ही नहीं गए। वो बोले कि मैं शीतलहा का सामान है वो शीतलहा में रखा है। हैं ज़बरदस्ती वो बोलते हैं कि इसे स्टॉक पंजी में चढ़ाओ, नहीं न चढ़ाने पे धमकी दी जाती है। आज मैडम के पास आए कलेक्ट्रेट कार्यालय और हाँ, मैडम जी के पास मैं आया हूँ इसे आवेदन देने के लिए कि अग्रिम कार्यवाही कर
मुझे आश्वासन दिया जाए। क्या नाम है आपका? अनुसुईया प्रसाद कोल, लेखापाल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जवा। और जो परेशान कर रहे हैं आपको, उनका क्या नाम है? श्री हीरामणि त्रिपाठी। कहाँ पर पड़ रहा है, क्या? ये शासकीय मैं देवेंद्र पाठक वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी हूँ और आज हम लोगों को एक मैडम से नोटिस मिली थी परीक्षा परिणाम को लेके, तो उसका हम लोग जवाब देने आए हुए थे और आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। दरअसल ये इसके पूर्व मैं बीओ था, जब हीरामणि त्रिपाठी जी थे उसके पहले मैं बीओ था और मेरे जाने के बाद कुछ बीओ कार्यालय में बजट बचा हुआ था, तो उस बजट को लेकर के लेखापाल और इनमें विवाद है। इनमें सामान बोल रहे हैं कि हमने सामान खरीदा है और लेखापाल कह रहे हैं हमको सामान रिसीव नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के दोनों जन के बीच विवाद है। लेखापाल का ये कहना है कि मुझे भंडार क्रय नियम के अनुसार मुझे रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है और संभवतः इस संबंध में आज वो कलेक्टर मैम से भी मिलने के लिए बोल रहे थे, तो कलेक्टर मैम से मिलेंगे और अपनी जो समस्या है उसको रखेंगे। आपके द्वारा क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिली है आपको, किस प्रकार से आपके द्वारा इस पर एक्शन लिया जाएगा? जी, चूँकि मेरे समय का मामला था नहीं, लेखापाल और उन बीओ साहब के बीच का मामला था, तो मैंने उनको बीओ साहब को कहा कि भाई आप कार्यालय में जा करके अपनी जो भी सामग्री है उसको रिसीव करा दीजिए और काम खत्म हो जाएगा। वहाँ से लेखापाल को ही सामग्री रिसीव कराई जा सकती है, अधिकारी सामग्री रिसीव नहीं करता है। लेकिन वर्तमान में आप भी अधिकारी हैं, जी, क्या आप क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं, इसमें क्या कुछ बातें आ सकती हैं आपके ऊपर, क्या कुछ शिकायत आई आपके पास सामने? शिकायत मेरे को लेखापाल द्वारा बताया गया है कि मेरे को सामग्री अभी तक नहीं मिली है और मैं इसके लिए जा रहा हूं, वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत करूंगा और इसकी शिकायत वो वरिष्ठ कार्यालय में कर चुके हैं। वरिष्ठ कार्यालय से अगर मुझसे कोई जानकारी मांगी जाती है तो निश्चित रूप से जो सही जानकारी है वो मैं प्रदान करूंगा उनको। अभी एक बात और सामने आई कि पहले नहीं रखा। जी, लेखापाल जी ने ये बात भी मेरे को बतलाई कि सामग्री पहले नहीं दी गई, जबकि सामग्री की खरीदी मार्च में हुई है और अब वो बोल रहे हैं कि मेरे विद्यालय में सामग्री रखी हुई है। एक हफ्ते पहले जी, अभी एक सप्ताह पहले उन्होंने सामग्री खरीद के अपने विद्यालय में रखी है, ऐसा लेखापाल जी ने मेरे को बताया और जो गलत है। अगर सामग्री उन्होंने पहले खरीदी थी तो उनको सामग्री निश्चित स्थान पे पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि सामग्री बीओ कार्यालय की थी, बीओ कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए थी। दो पहिया वाहन चालकों को सफर के दौरान हेलमेट लगाकर चलने के लिए जागरूक करने को लेकर ट्रैफिक सूबेदार ने अनोखी पहल शुरू की है। साथ ही हेलमेट लगाने वालों को एक पौधे भी उन्होंने दान किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। ट्रैफिक थाना में पदस्थ सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने एक सड़क हादसे में अपने पिता को खोया है। इनके पिता अक्सर हेलमेट लगाकर ही गाड़ी चलाते थे, लेकिन घटना के दिन हेलमेट लगाना भूल गए और वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो गया। इस घटना ने अखिलेश को अंदर से झकझोर दिया। उन्हें आज भी वो दिन याद आता है और वो सोचते हैं कि काश पिता ने हेलमेट लगा रखा होता। अखिलेश को इत्तेफाक से पुलिस विभाग की नौकरी मिल गई। इस नौकरी में उन्हें यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी मिली है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही नियम का पालन न करने वालों पर चालानी कार्रवाई होती है। सूबेदार अखिलेश ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर कई लोगों को हेलमेट प्रदान किया। हेलमेट प्रदान कर ये समझाइश दी गई कि इसे बोझ न माने, ये जीवन की रक्षा का काम करता है। इस अवसर पर उन्होंने हाईवे पर हेलमेट लगाकर चलने वालों का सम्मान करते हुए पौधे भी दिए। जय हिंद दोस्तों, आज पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने हाईवे पर जाकर ज़रूरतमंद लोगों को हेलमेट वितरित किया है। चूँकि मेरे पिताजी की मृत्यु हेलमेट नहीं लगाने की वजह से हुई थी, एक्सीडेंट में उन्हें जान गंवानी पड़ी थी, तो मैं चाहता हूं कि और कोई भी बिना हेलमेट के अपनी जान ना गंवाएं, सुरक्षित चले। इसके लिए मैं लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि सभी लोग हेलमेट लगा करके चलें। और हाईवे पर मैंने ये भी देखा, जिन्होंने हेलमेट लगा के रखा था, मैंने उनको आम के पेड़ भी वितरित किए हैं, ताकि हरियाली में भी हमारा सहयोग बढ़े और ये पर्यावरण को हरा भरा बनाए। आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन में हेलमेट अवश्य लगाएं। विंध्य की धरती में युवा क्रांति का आगाज 22 जुलाई 2024 को किया जाएगा। इस संबंध में आज यूथ कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता करते हुए क्या जानकारी दी, आइए आपको दिखाते हैं। युवा क्रांति का आगाज नर्सिंग घोटाले को लेके और नीट को लेके और युवा का जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज यूथ कांग्रेस हर जिले में उठा तो रही है,
पर कुछ जिलों में हम उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसमें रीवा और मऊगंज दोनों को मिला के सम्मिलित करके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज दोनों जिलों के सम्मेलन से पूरी यूथ कांग्रेस की टीम से 22 तारीख को इस धरती में एक नया युवा का आगाज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे राजेंद्र शर्मा जी जो हैं उनका मार्गदर्शन, जो डीसीसी प्रेसिडेंट है रीवा के, हमारे सुखीन बना सिंह जी का संरक्षण रहेगा यूथ कांग्रेस को, क्योंकि आज यूथ कांग्रेस को ये मैसेज देने की आवश्यकता है कि नरसिंह घोटाले की आवाज़ सबसे पहले यूथ कांग्रेस ने उठाई, और वो आवाज़ थी कि आपने कैसे 256 कॉलेजों को मान्यता दी गई जो कि एक कमरे में थे, जो कि एक हॉल में खुले हुए थे, और वहाँ ना तो लैब थी, ना तो लाइब्रेरी थी, ना तो 100 बेड के अस्पताल थे। तो ये जो उमंग सिंघार जी के इस्तीफा की मांग हमने की है, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे सीएलपी लीडर को मैं धन्यवाद कहना चाह रहा था कि नरसिंह घोटाले को लेके जो उन्होंने आगाज किया विधानसभा सत्र में, उमंग सिंघार जी वो व्यक्ति थे सीएलपी लीडर जिन्होंने इस मुद्दे पर विश्वास सारंग जी की इस्तीफा की मांग की। तो उनके मार्गदर्शन में हमने, उमंग सिंघार जी ने कहा कि जिस तरीके से इस नरसिंह घोटाले में युवाओं का शोषण हुआ है और विश्वास सारंग जी के समय वो 256 कॉलेजों को मान्यता दी गई है, उन मान्यता को रद्द किया जाए, जिसमें से अभी तक भाजपा ने मात्र 66 कॉलेजेस को रद्द किया है और बाकी के 120 को संज्ञान में रखा है। हमारी कोशिश है कि जो रीवा में नशा बढ़ता जा रहा है युवाओं के बीच में, और नशा क्यों बढ़ रहा है, सीधी रीवा वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद ने एक न्यूज चैनल की खबर का खंडन किया है, साथ ही उन्होंने इसे अपना अपमान भी बताया है। कुछ दिनों पहले एमपी न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद की एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें रोड नाली की समस्या बताई गई। पार्षद ने मीडिया को बताया कि 2 महीने में 32 रोड नालियों का निर्माण डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में हो चुका है और वार्ड में कई विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन एमपी न्यूज चैनल मुझे लगातार बदनाम कर रहा है, जिसका खंडन करता हूं। वहीं वार्ड पार्षद ने नगर निगम परिषद में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए लेटर भी दिया हुआ है। आप भी देखिए वार्ड 16 के पार्षद का इस संबंध में क्या कहना है। ये सफाई कर्मचारी का काम है और जो कंपनी की गाड़ियां लगी हैं वो कचरा उठाते हैं, तो इसमें बजट का कोई सवाल नहीं उठता। मैं चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले परिषद में एक लेटर दिया था कि मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, 5 वार्डों का पानी हमारे वार्ड के छोटे छोटे नालों से बड़े नाले में जाकर के मिलता है। हमारे वार्ड में ही बड़ा नाला है, तो पूरे कचरा हमारे वार्ड में ही आकर के इकट्ठा होता है, तो संख्या बढ़ाई जाए सफाई कर्मचारियों की। और दूसरा, जो सेंट्रल रोड में हमारे सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं उनको बंद किया जाए, अन्यथा हम किस से सफाई कराएंगे और हमारे वार्ड की सफाई कब होगी। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज 2 साल के अंदर हमने हमारे डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में आज 2 साल के अंदर हमने 32 रोड नाली छोटी बड़ी मिला करके और तैयार किया है। इसका सर्वे कराया जा सकता है। तो मेरी छवि किसी ने हमारे नेता के सामने गिराने की कोशिश किया है। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपने नेता के लिए ये वादा करता हूँ कि उनका समर्पित रहूँगा, उनके मार्गदर्शन में काम करता रहूँगा और मैं किसी तरीके से उनके खिलाफ नहीं जाऊँगा और ये छवि खराब करने वाला आदमी तो धूमिल होता जाएगा। जितने भी आरोप लग रहे हैं उसका कागजी तौर पे आप खंडन कर सकते हैं। कागजी तौर पे खंडन। बांदी से रीवा आ रहा एक ऑटो खड़ी जेसीबी से टकरा गया, जिसमें सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। मामला सुबह 10 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें महसाव चौड़ियार मोड़ के पास एक गंभीर हादसा हुआ है। घायलों ने बताया कि बांदी से रीवा काम के लिए आ रहे थे, तभी खड़ी हुई जेसीबी में ऑटो वाले ने जाकर ठोक दिया, जिसमें ऑटो में सवार लगभग 8 मजदूर घायल हुए हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं ऑटो चालक ऑटो लेकर मौके से फरार हो गया। घायलों को 108 की मदद से स्थानीय लोगों ने संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया। लक्ष्मण बाग मुक्तिधाम में एक मरे हुए कुत्ते फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर आपत्ति जताई जा रही है।
लक्ष्मणबाग मुक्तिधाम में एक मरे हुए कुत्ते को फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर संगठन के लोगों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। बताया गया है कि इसके पहले शिव प्रतिमा खंडित की गई थी, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब मरे हुए कुत्ते के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन इसके संबंध में भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कुत्ते को किसी ने फेंका ही है या कुत्ता खुद आकर वहां पर मर गया है, क्योंकि परिसर खुला हुआ है। ऐसे में वहां जानवर घूमते फिरते अक्सर दिखाई देते रहते हैं। पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। संगठन के लोगों का कहना है कि जानबूझकर ऐसी हरकतें की जा रही हैं ताकि सौहार्द बिगड़े और आस्था पर प्रहार किया जा सके। वहीं पर मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई रही, तो इसकी शिकायत बिछिया थाने में हमने FIR दर्ज कराई थी अज्ञात के मामले में। अभी तक इसमें भी पुलिस प्रशासन कोई गंभीरता नहीं लिया गया है। ये बड़ा उदासीन मामला है। अभी इसमें क्या है, मूर्ति आ गई है, हफ्ते 10-15 दिन में लग जाएगी वहाँ पर क्या है कि आए दिन असामाजिक तत्वों का वहाँ डेरा बना ही रहता है। कई बार प्रशासन को सूचना दी, घटनास्थल में प्रशासन आता है, आज तक कोई असामाजिक तत्व निकल के नहीं आया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज क्या घटना हुई? आज क्या है, सवेरे सूचना आई थी कि यहाँ मतलब किसी ने कुत्ते को वहाँ मंदिर में फेंक दिया हमारे में। पर हम कहते हैं कि आए दिन हमारी आस्था के साथ ही क्यों खिलवाड़ होता है भाई। इसकी सूचना नगर निगम प्रशासन को दे दी गई है। दरोगा द्वारा अभी उसके कुत्ते को हटवाया जा रहा है। पर हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि भाई हमारे ऐसे धार्मिक स्थानों पर चिन्हित किया जाए कि भाई जहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा न लगे। हमारा निवेदन है उनसे। हमने FIR भी की, उसमें पूर्व में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? थाना बिछिया थाना लगता है। शुभ नाम आपका? हमारा सुमित माजवानी, बजरंग दल का जिला कार्यालय प्रमुख। रीवा के बड़ी दरगाह में पड़ी गई मातमी पर्व मुहर्रम में तीजा की फातिहा, दुआओं के लिए उठे हजारों हाथ। मातमी पर्व मुहर्रम में रीवा की बड़ी दरगाह स्थित इमाम बाड़े में तीजा की फातिहा पढ़ी गई, जिसमें हजारों की संख्या में इमाम हुसैन एवं उनके जानिसारों की शहादत को याद करते हुए लोग दुआ में शामिल हुए। रीवा में बड़ी दरगाह को यहाँ के करबला के रूप में भी जाना जाता है। आज परंपरागत तरीके से यहाँ तीजा की फतिहा पढ़ी गई। इसके बाद अखाड़े एवं ढोल नगाड़ों के साथ हर तरफ से हुसैन जिंदाबाद के नारे गूंज सुनाई देने लगे। शुक्रवार का दिन होने की वजह से समय में परिवर्तन हुआ और 2 बजे के करीब कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नमाज पढ़ने के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी। लोगों की भीड़ एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई थी। इधर सुरक्षा व्यवस्था के लिए विभिन्न चौराहों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। यह मुहर्रम शरीफ का बड़ा पूर्व त्योहार है। ये चांद की 12 तारीख की फातिहा आज अमैया बड़ी दरगाह इमाम बाड़ा में वहाँ फातिहा खानी हो रही है। यहाँ दूर दराज से आपके रीवा जिला और यहाँ तक के संभाग के लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं, फातिहा खानी में शिरकत करते हैं। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये हमारा त्योहार है, बड़ा त्योहार है। और इस्लाम का ये नया तारीख भी है। आज चांद की 12 तारीख है। इस्लाम का ये इस महीना नया साल हम लोग इसको मनाते हैं इस रूप में। और मुहर्रम शरीफ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके इसाले सवाब के ताल्लुक से ये फातिहा खानी आज चांद की 12 तारीख को हो रही है। यहाँ प्रोग्राम बस यही है, फातिहा खानी होगी और लंगर शरीफ और शरबत शरीफ और भी जो भी लोग अपने अपने घर से बना के भी तबर्रुक लाते हैं उनकी फातिहा होगी और लोगों में इसको लंगर के तौर पे तकसीम करेंगे। समय में भी कुछ परिवर्तन किया गया है? हाँ, इस बार चूंकि जुमा की आज शुक्रवार है, आज जुमा की नमाज आज फंस गई है इस तारीख में, चांद की 12 तारीख में, इसलिए जुमा की पहले 1 बजे दिन में होती थी। अब यही चेंज करने के बाद ये 2 बजे के बाद हो रही है फातिहा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया गया है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।